हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और आज के वीडियो में हम करेंगे इसका मीनिंग यानी कि अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो कम्युनिकेशन है यानी संप्रेषण है, संप्रेषण कौशल का अर्थ है जो हम भाषा जानते हैं, जो लैंग्वेज हमें आती है, उसका किस तरह से उपयोग करना है और जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने की, उसको जो अभिव्यक्त करने की एबिलिटी है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसे ही हम कहते हैं संप्रेषण कौशल। देखिए, भाषा का क्या उपयोग है। अगर मुझे हिंदी भाषा आती है और मैं जिनसे बातचीत कर रही हूँ उनको भी हिंदी भाषा आती है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी बात उनको समझाना। अगर मुझे एक से अधिक भाषा आती है तो मैं और ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कर सकती हूँ। मुझे 3 या 4 भाषाएं आती हैं तो जिनको इंग्लिश आती है मैं उनसे भी अच्छे से बात कर सकती हूँ, जिनको संस्कृत आती है और मुझे भी संस्कृत आती है मैं उनसे भी अच्छे से बात कर सकती हूँ। मुझे पंजाबी आती है या सिंधी आती है तो ऐसे लोग जिनको पंजाबी और सिंधी भी आती है तो मैं उनको भी अपनी बात समझा सकती हूँ और उनकी बात समझ सकती हूँ। इस प्रकार संप्रेषण कौशल वे योग्यताएं हैं यानी ऐसी एबिलिटीज, ऐसा टैलेंट जिससे हम इंफॉर्मेशन को ना केवल भेज रहे हैं बल्कि प्रभावशाली ढंग से भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। कौन हेल्प करता है इसमें? हमारी संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये स्वाभाविक यानी नेचुरल भी हो सकती हैं। देखिए, ये जो कौशल है, ये जो स्किल्स हैं, ये कईयों में नेचुरली बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास ये स्किल्स नहीं है वो फेल हो गए। नहीं, वो इसे अर्जित भी कर सकते हैं यानी ये एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। हम अच्छे से सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें अपनी बात को रखना है, दूसरों की बात को सुनना है, हमें किस तरह से लिखना है। ये सब स्किल्स को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। तो जो संप्रेषण कौशल है वो विविध व्यवहारों की एक श्रृंखला है जिससे अन्य व्यक्ति को सूचना प्रेषित होती है। देखिए, अलग अलग व्यवहारों को इकट्ठा करके हम अपनी सूचना सामने वाले को भेजते हैं। हम क्या हो गए? जो भेज रहा है सेंडर और जो ग्रहण कर रहा है वो क्या हुआ? रिसीवर। इस प्रक्रिया के लिए, किस प्रक्रिया के लिए? कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, संप्रेषण की पूर्ण प्रक्रिया के लिए सोचना यानी कि थिंकिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, लिखना, सुनना, पढ़ना, है ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, विचार, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, शरीर की मुद्रा से संबंधित एक या उससे अधिक कौशलों की ज़रूरत पड़ती है। शरीर की मुद्रा यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो केवल एक कौशल नहीं चाहिए। अगर आप ये माने कि मैं एक अच्छी वक्ता हूँ तो मैं अच्छी श्रोता भी हूँ, मैं लिख भी अच्छा लेती हूँ, मैं समझ भी अच्छा लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हमें एक या उससे अधिक कौशलों की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? पूरी प्रक्रिया के लिए। यहाँ तक कि इसमें सोचना यानी थिंकिंग वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि ये जो सोचना है उसको सीखने की कहाँ ज़रूरत है ना, वो तो सबके पास नेचुरली है। नहीं, कुछ कौशल ऐसे हैं जिन्हें हम और बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। कैसे? इसकी बात हम आगे करेंगे। इन कौशल समूहों में से हम विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके से सूचना को अभिव्यक्त कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें केवल सूचना देना ही नहीं बल्कि लेना भी शामिल है, यानी सूचना का आदान और प्रदान दोनों शामिल है। देखिए, अगर हम साइकोलॉजिकल वे पर बात करें संप्रेषण कौशल के अर्थ की, बच्चों आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न भी कर लीजिए। तो विभिन्न व्यवहारों का वो समुच्चय, एक ऐसा सेट, ऐसा कलेक्शन है ना, जो आदान प्रदान की जा रही विषय वस्तु की पारस्परिक समझ सृजित करने के लिए सामान्य सूचना के संप्रेषण एवं आदान प्रदान में मदद करता है। यानी हमने अलग अलग व्यवहारों की जो बात की थी ना, सोचना, लिखना, सुनना, बोलना, इमेजिन करना, ये सारे व्यवहार मिलकर किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने में और एक्सचेंज करने में यानी आदान प्रदान में मदद करते हैं।
इस तरह संप्रेषण कौशल एक योग्यता है, एक एबिलिटी है, हमारा एक टैलेंट है जो व्यक्ति को आदान प्रदान की जा रही विषय वस्तु की पारस्परिक समझ को सृजित करने के लिए और अनेक प्रकार के श्रोतागण के साथ सूचना को निरंतर एवं प्रभावशाली ढंग से आदान प्रदान करने में मदद करती है। बच्चों देखिए यहाँ एक वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है हमें इस लेसन में कि सूचना को प्रभावशाली ढंग से आदान प्रदान करना, यानी केवल सूचना का आदान प्रदान ही मायने नहीं रखता, बल्कि वो ढंग जो है, वो जो तरीका है इफेक्टिव होना चाहिए, वो प्रभावशाली भी होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें श्रोतागण एवं स्थिति के अनुसार बोले गए एवं लिखे गए शब्दों, कोड, विषय वस्तु, अनुक्रम, प्रयुक्त विषय वस्तु, शरीर की मुद्रा का प्रयोग, दृश्य कल्पना, विषय वस्तु का स्वरूपण शामिल है। ये सब चीज़ें शामिल है इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत। यानी मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे शब्द कुछ कह रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, या मेरे शब्दों में एक रहस्य छुपा हुआ है, या मैं किसी तरीके को कॉम्प्लिकेटेड उसमें बोल रही हूँ, उसको आपको समझना है। ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल है। सूचना भेजने एवं प्राप्त करने वाले दोनों में संप्रेषण कौशल होना आवश्यक है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों में ही ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति संदेश भेजता है, क्या बोलते हैं हम उसको? सेंडर, है ना। उसमें श्रोतागण के प्रकार, उनकी आवश्यकताओं, हितों को ध्यान में रखते हुए सोचने, विचार या दृश्य कल्पना करने और वांछित संदेश को निर्मित करने के कौशल होने चाहिए। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जो व्यक्ति संदेश भेजता है यानी सेंडर, आज मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, तो आप श्रोतागण यानी स्टूडेंट्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, है ना। तो मुझ में ये एक कौशल होना चाहिए कि मैं आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखूं, आपके हितों को ध्यान में रखूं, है ना, और आपको जो संदेश चाहिए वो निर्मित करने का कौशल मुझ में होना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे आपको होम साइंस ही पढ़ानी है ना, और आपको ये लेसन हिंदी में समझना है। कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे, मुझे वो आपको इंग्लिश में बताने हैं या आपको सरल करके बताने हैं, तो ये कौशल मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो प्रेषक है, प्रेषक यानी कि सेंडर, उसको 6 क का ध्यान रखना है। कौन से हैं 6 क? क्या? नंबर 1 पे है क्या, नंबर 2 पे कहाँ, नंबर 3 पे है क्यों, 4 पे है कब, 5 पे किसको और 6 पे कैसे। ये 6 के 6 के आप लिख लीजिए। हम इनकी बात पूरे लेसन के दौरान करेंगे। और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर को हिंदी के कौन से 6 के का ध्यान में रखना चाहिए। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हमें 5W का ध्यान रखना है और 1H का ध्यान रखना है। कौन से हैं 5W? What, where, why, when and whom, है ना, और एक H है हाउ, यानी कि ये 5W और एक हाउ, इसको हमें ध्यान में रखना है। किसको? सेंडर को। इंग्लिश के ये हैं, हिंदी के ये हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। तो इस तरह जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर, ये बात क्या थी? सेंडर की। ग्राही कौन होता है? देखिए मैं आपको बार बार ये वर्ड्स बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो रिसीवर है उसे बिना अनुमान लगाए पूर्वाग्रह को अलग रखते हुए पंक्तियों में निहित विषय वस्तु को सक्रिय रूप से सुनते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए संदेश को प्राप्त करना चाहिए। देखिए पूर्वाग्रह, बिना अनुमान, इनका क्या अर्थ है यहाँ पे? कई बार हम क्या करते हैं कि सामने वाले के बारे में हमारी थिंकिंग सही नहीं होती, हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये तो जो भी बोलेगा गलत ही बोलेगा, या ये जो भी बोलेगा गुस्से में ही बोलेगा, या इसकी सोच अच्छी नहीं है तो मुझे इसकी बात सुननी ही नहीं है। तो जितने भी पूर्वाग्रह हैं हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हुए उनको अलग रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई बोल रहा है कि मैं ये चैप्टर आपको बहुत ईजी वे में समझा दूंगी, और आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो साइंस आ ही नहीं सकती, और आपने उसकी बात को गौर से सुना ही नहीं। तो जो सेंडर है, अगर हम उसके बारे में जितने भी अनुमान हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको अलग रखकर
किसी भी संदेश को प्राप्त करें, ये भी कम्युनिकेशन का एक स्किल है, एक कौशल है। कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें ज़्यादा सुनने और कम बात करने के लिए 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है ना, ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। लेकिन क्या हम उसका अनुपालन करते हैं? कई लोग तो क्या करते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, है ना, और सामने वाला कहने लग जाता है मुझे बोलने तो दो कम से कम। तो हमें दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, है ना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सुनना भी ज़रूरी है। और श्रोता को सुनने के लिए एक कान तथा जो कुछ कहा जा रहा है उसे महसूस करने के लिए दूसरे कान का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना कि सुन तो हम एक कान से भी सकते हैं, फिर दूसरा कान क्यों दिया? इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। एक कान से तो हमें उस ध्वनि को सुनना है जो सामने वाला बोल रहा है, सिर्फ शब्द एंटर हो रहे हैं, और दूसरे कान से हमें उसे महसूस करना है, उस अर्थ को समझना है। देखिए, इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। हमें इसका मीनिंग सेम लगता है ना, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, जो हियरिंग है ये 2 कानों की बात है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। हियरिंग का अर्थ है कोई भी जो साउंड है, कोई भी जो वर्ड्स हैं आपके कानों में आ रहे हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो क्या है? हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे से फ़ोन की घंटी बजी, है ना, कोई और फ़ोन पे बात कर रहा है, आपके कानों में वो शोर आ रहा है, बच्चा रो रहा है, और आप ना चाहते हुए भी आपके कानों में वो ध्वनि आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे? हियरिंग। लेकिन अगर आप उसे ध्यान लगा के सुन रहे हैं कि मम्मी क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है, या ये मेरे काम की बात है, जब आप जानबूझकर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुन रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसे कहा जाता है लिसनिंग, है ना। तो इससे प्राप्तकर्ता को संदेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। किससे? एक कान से सुनो और दूसरे से महसूस करो। तो ये बच्चों था हमारा संप्रेषण कौशल का अर्थ। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि क्या आपको पता है कि जो 70% संदेश हैं उन्हें गलत समझा जाता है। देखिए, क्यों गलत समझा जाता है? संप्रेषण कौशल के अभाव में। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, अगर उसके सारे कौशल सेंडर और रिसीवर को नहीं आते तो 70% मैसेजेस को गलत सुन लिया जाता है, या उनकी गलत व्याख्या की जाती है, उन्हें एक्सप्लेन सही नहीं किया जाता, या उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जाता है, या पूरी तरह से उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। तो अगर हमें इन सब से बचना है तो हम क्या सीखेंगे? प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।